विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल भोज एकेडमी में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में इतिहास का अध्याय 1 के प्रश्न उत्तर। तो इतिहास का अध्याय 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हम इस पार्ट में डाल रहे हैं और शेष बचे क्वेश्चन आंसरों को अगले पार्ट में डालेंगे। तो देखिए कि प्रश्न क्रमांक पहला है कि फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। तो इसका आंसर देखिए, इसको हम पॉइंट में आपके 5 पॉइंट आपको दे रहे हैं। यदि ये क्वेश्चन 5 नंबर में आया तो आपको 5 नंबर में लिखना है, या 4 नंबर या 3 नंबर में भी लिख सकते हैं। तो देखिए नंबर 1, पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। पॉइंट 2 है, एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया जिसने पहले के राजध्वज की जगह ले ली। फिर तीसरा पॉइंट है, ई स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदल करके नेशनल असेंबली कर दिया गया। चौथा पॉइंट है, नई स्तुतियाँ रची गई, शपथें ली गई और शहीदों का गुणगान हुआ और एक राष्ट्र के नाम पर हुआ। यह जो हुआ यह राष्ट्र के नाम पर हुआ। उसके बाद में देखते हैं 5वां पॉइंट, आंतरिक यातायात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और भार नापने की एकमात्र प्रणाली लागू की गई। तो यह आपका पहला जो प्रश्न है उसका आंसर हुआ। उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न है, मारियान और जर्मेनिया कौन थे और जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया है उसका क्या महत्व है, समझाइए। तो देखिए कि मारियान कौन थे। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया। इन आदर्शों को विशेष वस्तुओं या प्रतीकों से व्यक्त किया गया था। इसी प्रकार के नारी रूपकों का आविष्कार कलाकारों ने 19वीं सदी में किया था। तो हम देखते हैं कि मारियान कौन था। तो मारियान की प्रतिमा सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई ताकि जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे, लोग उससे तारतम्य स्थापित कर सकें और उसके चिन्ह भी स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे। लाल टोपी, तिरंगा और कलगी मारियान की छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर भी अंकित की गई। तो ये हो गया मारियान। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि जर्मेनिया कौन थे। तो जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक था, मतलब यह जर्मन वालों ने अपना रूपक बनाया था इसे। ये चाक्षुष अभिव्यक्ति में जर्मेनिया बतूल वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती थी क्योंकि जर्मन बतूल वीरता का प्रतीक है। जर्मेनिया की तलवार पर खुदा हुआ है। जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है। काला लाल सुनहरा तिरंगा 1848 में उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा जिसे जर्मन राष्ट्रों के ड्यूक्स ने प्रतिबंधित कर दिया था। उगते सूर्य की किरणें एक नए युग का सूत्रपात दर्शाती है। तो ये हो गया जर्मेनिया। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया को समझाइए। जर्मन का एकीकरण किस प्रकार से हुआ इसे हमें समझाना है। तो इसका जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में निम्न प्रकार से समझाया जाएगा। तो इसका भी देखिए पॉइंट नंबर 1, राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों में काफ़ी व्याप्त थी और उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था, मगर राष्ट्र निर्माण की यह उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी। अगला पॉइंट है, प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। उसका प्रमुख मंत्री ऑटोमान बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था। अगला पॉइंट है, 7 वर्षों के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के 3 युद्धों में प्रशा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। अगला पॉइंट है, जर्मनी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रशा के राजा
विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। फिर 5वां पॉइंट है 18 जनवरी 1871 की सुबह जर्मन राज्यों के राजकुमारों ने सेना के प्रतिनिधियों और प्रमुख मंत्री ऑटोमान बिस्मार्क समेत प्रशा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक हुई और सभा ने प्रशा के काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नए जर्मन राज्य की घोषणा की। इस प्रकार से 18 जनवरी 1871 को जर्मन राष्ट्र का एकीकरण हुआ। अगला प्रश्न है, अपने शासन वाले क्षेत्र में शासन व्यवस्था को ज्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए? तो जब नेपोलियन का शासन था तो उन्होंने अपने शासन व्यवस्था को अधिक कुशल बनाने के लिए क्या प्रयास किए थे, देखिए इसको भी हम पॉइंट में लिखते हैं। नंबर 1 पॉइंट है, नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया था वहां उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले ही शुरू कर दिया जा चुका था। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया, मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांत का समावेश किया जिससे संपूर्ण व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। अगला पॉइंट है 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है, ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे। तीसरा पॉइंट है, नेपोलियन ने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। चौथा पॉइंट है, डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मन में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, संपत्ति व्यवस्था को समाप्त किया और किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्क से मुक्ति दिलाई। 5वां पॉइंट है, शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया, यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया। इस प्रकार से यह आपका प्रश्न हुआ। उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न है कि इटली के एकीकरण को समझाइए, या इटली का एकीकरण किस प्रकार से हुआ। तो देखिए, इटली अनेक वंशानुगत राज्यों और बहुराष्ट्रीय हैम्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। 19वीं सदी के मध्य इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था, जिसमें से केवल एक सार्डिनिया, पिडमांड में एक इतालवी राजघराने का शासक था। उत्तरी भाग ऑस्ट्रिया हैम्सबर्गों के अधीन था, मध्य इलाकों पर पोप का शासन था और दक्षिण क्षेत्र स्पेन के बुर्बो राजाओं के अधीन थे। फिर पॉइंट 2 है, 1830 के दशक में जूसेपे मैस्तिनी ने एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की। उसने अपने उद्देश्यों के प्रचार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन भी बनाया था। 1831 से 1848 में क्रांतिकारी विद्रोहों की असफलता से युद्ध के जरिए इतालवी राज्यों को जोड़ने का उत्तरदायित्व सार्डिनिया पिडमांड के शासक विक्टर इमैनुएल द्वितीय पर आ गया। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है, फ्रांस के सार्डिनिया पिडमांड की एक चतुर कूटनीतिक संधि जिसके पीछे काबूर का हाथ था से सार्डिनिया और पिडमांड 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों को हार मानने में कामयाब हुआ। अगला पॉइंट है, 1860 में वे इटली, दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए और स्पेनिश शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे और 1861 में इमैनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। इस प्रकार से इटली राज्य की स्थापना हो गई। तो इस प्रकार हमने आपको इस अध्याय के कुछ क्वेश्चन जो कि 5 नंबर में पूछ सकते हैं उसके बारे में जानकारी दिए, और बाकी बहुविकल्पी प्रश्न और 1 नंबर और 2 नंबर और 3-4 नंबर तक के भी प्रश्नों की जानकारी आगे वाले वीडियो में देंगे। तो लगातार वीडियो को प्राप्त कीजिए, और आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को अधिक से अधिक छात्र छात्राओं तक शेयर करें ताकि सभी छात्र छात्राओं का अध्ययन जारी रहे। धन्यवाद।